जय श्री राम, हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट 5 फ्रंट होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो कुछ साल पहले हमारे फॉर्मर सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये 2.5 फ्रंट है क्या? एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है चाइना और जो ये 0.5 फ्रंट है वो देश के अंदर है। ऐसा जनरल बिपिन रावत सर का कहना था। आज की तारीख में ये 2.5 फ्रंट थोड़ा बदल गया है। एक फ्रंट तो पाकिस्तान है ही, मगर दूसरा फ्रंट चाइना की जगह बांग्लादेश बन चुका है और 0.5 फ्रंट देश के अंदर तो है ही। तो इस 0.5 फ्रंट में आता कौन कौन है? इसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं, कुछ एनजीओज आते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स आते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं जैसे कि लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ऑथर्स, एक्टर्स, प्रोफेसर्स और यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिशियंस भी इसका हिस्सा होते हैं। अब ये लोग इसका हिस्सा बनते क्यों हैं? क्योंकि इनके देश से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं और इनके कुछ पर्सनल एम्बिशंस होते हैं, जिन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं और ये होते भी है। अब ऐसे लोगों का फ़ायदा कुछ बाहरी शक्तियाँ उठाती है जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहती है और देश को अंदर से कमज़ोर करना चाहती है, क्योंकि उन्हें भारत की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से दिक्कत होती है। ऐसे लोग इन अंदर के लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और अपने जो भी एजेंडाज है उनको देश में लागू करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इस 0.5 फ्रंट को अच्छे से समझना है तो हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करनी होगी। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रशियन रेवोल्यूशन होता है, जिसमें मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की जीत होती है। लेनिन रशिया के लोकल मुद्दों के हिसाब से मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को मॉडिफाई करता है और रशियन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाता है। आगे बढ़ने से पहले हम मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्सिज्म बिलीव करता है कि सोसाइटी में दो सेक्शंस होते हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास को ये कहते हैं बुर्जुआ या फिर बुर्जुआजी और लोअर क्लास को ये कहते हैं प्रोलिटारिएट। अपर क्लास में अमीर लोग और कैपिटलिस्ट आते हैं और जो लोअर क्लास है उसमें वर्कर्स और गरीब लोग आते हैं। अब मार्क्सिस्ट लोगों का मानना है कि ये जो प्रोलिटारिएट है इन्होंने बुर्जुआजी के खिलाफ रेवोल्यूशन करना चाहिए, बुर्जुआजी की सत्ता को ख़त्म करना चाहिए और प्रोलिटारिएट की डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करना चाहिए। रशियन रेवोल्यूशन की सक्सेस के बाद 1920s में ये मार्क्सिस्ट थिंकर्स जर्मनी में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वहाँ पे जन्म होता है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म का। इसके तहत ये पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाना चाह रहे थे और अलग अलग देशों में रेवोल्यूशंस करना चाह रहे थे। 1930s में जर्मनी में हिटलर आ जाता है। उसके बाद इन मार्क्सिस्ट थिंकर्स को जर्मनी छोड़ के भागना पड़ता है। ये जर्मनी छोड़ के जाते हैं अमेरिका। अब अमेरिका में आप मार्क्सिज्म की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो इसीलिए ये लोग वहाँ पर एक थ्योरी बनाते हैं जिसका नाम है क्रिटिकल थ्योरी, जिसके तहत ये कहते हैं कि एक सेक्शन है ऑप्रेसर और एक सेक्शन है ऑप्रेस्ड। अमेरिका में आप कैपिटलिस्ट को ऑप्रेसर कह के वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इन मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने अमेरिकन सोसाइटी में एक फॉल्ट लाइन ढूंढी और उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। वो फॉल्ट लाइन थी वाइट वर्सेस ब्लैक। इन्होंने वहाँ पर वाइट्स को ऑप्रेसर और ब्लैक को ऑप्रेस्ड बताया और ब्लैक्स को भड़काना शुरू किया। अब अगर इन्हें भारत में सक्सेसफुल होना है तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो इन्होंने अलग अलग फॉल्ट लाइन्स को मैन्युफैक्चर करना और एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। इन्होंने अपना सबसे पहला वेपन बनाया टेक्स्ट बुक्स को, खासकर हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स को। उसमें उन्होंने एक थ्योरी डाली जिसका नाम था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है ये आज की तारीख में पूरी तरीके से झूठी साबित हो चुकी है। ये थी क्या? बेसिकली इसमें इन्होंने बोला कि ये जो नॉर्थ इंडियंस है ये आर्यंस है और ये जो साउथ इंडियंस है
वो द्रविडियंस है। नॉर्थ इंडियंस या आर्यंस जो है ये ऑप्रेसर है, द्रविडियंस या साउथ इंडियंस जो है वो ऑप्रेस्ड है। आर्यंस जो है वो बाहर से आए हैं और द्रविडियंस जो है वो मूल निवासी है। ये थ्योरी इन्होंने 1950s में टेक्स्ट बुक में पढ़ाना शुरू किया। अब इस थ्योरी का सहारा लेके इन्होंने अलग अलग फॉल्ट लाइन्स को डेवलप करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, आर्यन वर्सेस द्रविडियंस और हिंदी वर्सेस तमिल, जो आज भी हमें होते हुए नजर आता है। आप अगर देखोगे कि लैंग्वेज के बेसिस पे जहां जहां पर जिन जिन स्टेट्स में इश्यूज है वहां पे सिर्फ हिंदी को टारगेट किया जाता है। रीजनल लैंग्वेज को बढ़ाना गलत नहीं है, बट टारगेट सिर्फ हिंदी को किया जाता है। आज तक कोई भी राज्य ऐसा नहीं, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या अभी महाराष्ट्र हो, ये सभी हिंदी को टारगेट करते हैं। इसमें से कोई भी आपको इंग्लिश को टारगेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सवाल हर किसी ने पूछना चाहिए कि आप हिंदी को टारगेट करते हो, इंग्लिश को क्यों नहीं? क्योंकि भारत में अगर आपको नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया का डिवीजन दिखाना है तो आपको हिंदी को ही टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे मोस्टली हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो ये डिविजन्स क्रिएट करने के बाद ये आज भी हमें डिविजन्स नजर आते हैं, विजिबल है सोसाइटी में। नेक्स्ट 1960s और 70s में इन्होंने अपना वेपन बनाया नक्सलिज्म को, और भारत में नक्सलिज्म फैलाना शुरू किया। 1990s में जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिहाद हुआ, उसको भी इन .5 फ्रंट वालों ने छिपाने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस फीमेल न्यूज़ रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदूज अमीर थे और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, सरकारी नौकरियों में उनका कब्जा था, और जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो गरीब थे। इसीलिए कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदूज के खिलाफ रेवोल्यूशन किया और कश्मीरी हिंदूज को वैली से भगा दिया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वही थ्योरी है, ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड, कि ऑप्रेस्ड ने ऑप्रेसर को सत्ता से हटा दिया। इस थ्योरी के अंडर इन्होंने जो धर्म के नाम पे हिंदूज के साथ वहां पर जिहाद हुआ था उसको छिपाने की कोशिश की। अब आप कहोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे कारण है। जहां पर भी लेफ्टिस्ट और मुस्लिम्स सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, वहां पर इनका अलायंस होता है, और जहां पर भी इन दोनों में से कोई भी एक सत्ता में पहुंच जाता है वहां पर ये दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में कम्युनिस्ट सत्ता है तो वहां पर उइगर मुस्लिम्स के साथ अन्याय होता है, और जहां पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए थे, उन प्रोटेस्ट में लेफ्टिस्ट और मुस्लिम्स दोनों की अलायंस थी। जैसे वहां पर रेडिकल सोच वाले मुस्लिम्स पावर में पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने लेफ्टिस्ट को खत्म करना शुरू किया। कहने का तात्पर्य इतना है कि जहां पर ये सत्ता में नहीं रहते वहां पर ये अलायंस में काम करते हैं, और जहां पर ये सत्ता में पहुंच जाते हैं, जो भी सत्ता में पहुंचता है वो दूसरे को खत्म करने की कोशिश करता है। अब 2010 के बाद इन्होंने अपना काम करने का तरीका बदला। भारत के अंदर इन्होंने सोशल मीडिया को वेपन बनाया। 2010 तक इनका वेपन था लिटरेचर, टेक्स्ट बुक्स या फिर जो मूवीज़ है, बॉलीवुड है, ये इनका वेपन था। 2010 के बाद इन्होंने सोशल मीडिया को अपना वेपन बनाया है, और इन्होंने अपना काम करने का तरीका भी बदला है। 2019-20 में जो प्रोटेस्ट्स हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर CAA का प्रोटेस्ट हो, उन प्रोटेस्ट में इनका रोल हमें सीधा सीधा नजर आता है। जो किसान आंदोलन था वह किसानों का सरकार के खिलाफ आंदोलन था। उस आंदोलन को इन्होंने हाईजैक किया और उस प्रोटेस्ट को इन्होंने इंटरनेशनलाइज किया। कैसे? उस प्रोटेस्ट के दौरान रिहाना नाम की एक पॉप सिंगर है जिसने ट्वीट किया था कि वो भारतीय किसानों के साथ है। अब रिहाना का और भारतीय किसानों का क्या संबंध? बट एक इंटरनेशनल स्टार जब ट्वीट करता है किसी सोशल इशू पर, तो मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, क्योंकि उस पर चर्चा होनी शुरू होती है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इंटरनेशनल लेवल पर उस पर चर्चा होनी शुरू होती है। तो इन्होंने उस
प्रोटेस्ट को इंटरनेशनलाइज किया। उसके बाद दूसरा प्रयास था उसी प्रोटेस्ट में, लाल किले पे जो अटैक किया गया और तिरंगे को उतारने की कोशिश की गई। अब जब इतनी बड़ी घटना आप किसी देश में करोगे तो वो भी इंटरनेशनल हेडलाइन बनेगी। तो इनका प्रयास था कि इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनलाइज किया जाए और अपनी थ्योरी अप्लाई की जाए। कौन सी थ्योरी? ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड। यहां पर ये दिखाना चाह रहे थे कि भारतीय सरकार ऑप्रेसर है और भारतीय किसान ऑप्रेस्ड है। देखो, समाज में जो भी किसान है या फिर जो भी मजदूर है, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बिल्कुल है। उनको सरकार के खिलाफ बात करने का, प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। मगर ये 0.5 फ्रंट वाले उनके प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपने एजेंडाज भारत में चलाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है। जब CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे। उनके साथ साथ पूरी इंटरनेशनल मीडिया भी दिल्ली में थी। उस ओकेजन का फायदा उठाकर जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको दिल्ली दंगों में बदल दिया गया और यह दिखाया गया कि भारत की सरकार ऑप्रेसर है और भारत के मुसलमान ऑप्रेस्ड है। उसी थ्योरी को आप बार बार रिपीट होता हुआ देखोगे, क्योंकि इसी थ्योरी पर ये लोग काम कर रहे हैं 1920s से पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ भारत का उदाहरण दे रहा हूं, बट ये पूरी दुनिया में ऐसा ही करते हैं। नेपाल में भी इन्होंने यही करने की कोशिश की। जेनजीज का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया और पार्लियामेंट को जला दिया, वहाँ के मिनिस्टर्स को मार दिया। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने करी, ये 0.5 फ्रंट नेपाल का था। जेनजीज का तो आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया, उसके खिलाफ था, नेपोटिज्म के खिलाफ था। बट उसको हिंसक बनाने का काम जो है वो नेपाल के 0.5 फ्रंट ने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2024 पे आते हैं। 2024 के इलेक्शन में भी 0.5 फ्रंट का रोल हमें नजर आता है। इलेक्शन के पहले ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का जो हेड है जॉर्ज सोरोस, उसने कहा था कि मैं $1 बिलियन अलोकेट कर रहा हूं भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए। अब वो मोदी सरकार को क्यों गिराना चाह रहा है? क्योंकि कम्युनिज्म का एक ग्लोबल एजेंडा है कि हम पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाना चाह रहे हैं और उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स। मोदी सरकार एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है और ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जब तक भारत में रहेगी तब तक इनका एजेंडा भारत में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन का फंड जॉर्ज सोरोस अलोकेट करता है। अब बात यहीं पे नहीं रुक जाती है। जैसे मैंने कहा था कि देश के अंदर के लोगों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है आज, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसमें हमें एक पर्सन दिखाई देता है जिसका नाम है सलील शेट्टी। सलील शेट्टी जो है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का मेंबर है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वही है जॉर्ज सोरोस की, जिसने भारत में मोदी सरकार गिराने के लिए $1 बिलियन का फंड अलोकेट किया था। अब आपको कनेक्शन समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से बाहरी शक्तियां अंदर के लोगों का फायदा लेकर अपने एजेंडास को भारत में लागू करने की कोशिश करते हैं। अब अंदर के लोग इनका साथ क्यों देते हैं? क्योंकि उनके कुछ पर्सनल एम्बिशंस होते हैं एंड एज आई सेड कि वो अपने एम्बिशंस के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब इस 0.5 फ्रंट में 2 सेक्शंस होते हैं, एक है OGWs और दूसरे है प्रोपेगेंडा मशीनरी। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण के साथ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसमें हमें OGW और बाद में प्रोपेगेंडा मशीनरी दोनों का रोल नजर आता है। 22 अप्रैल को ये जो अटैक हुआ वो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने करवाया था, मगर बिना इंटरनल सपोर्ट के ये अटैक करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जब 22 अप्रैल को दोपहर को ये पहलगाम में अटैक हुआ, ऐसा तो नहीं होगा कि वो सुबह पाकिस्तान से चलना शुरू किए और दोपहर को आके पहलगाम में अटैक किया। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले कश्मीर में आ चुके होंगे, किसी से तो मिले होंगे, कहीं तो रहे होंगे, कहीं तो खाना खाया होगा। तो ऑब्वियसली उनको इंटरनल सपोर्ट तो हुआ है। और एक बात गौर करने वाली है कि उन्हें कैसे पता कि पहलगाम की बहसरन घाटी में
उस वक्त पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती नहीं है। अगर कुछ अटैक होता भी है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें कौन दे रहा था? तो इनको कहते हैं OGW या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स। इस अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने रिटेलिएट किया और इस ऑपरेशन के दौरान प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिवेट हुई, जिसमें भारत के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया कि भारत के राफेल गिरा दिए गए। इस बात का कोई सबूत भी नहीं दिया गया और कुछ समय में ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया, मगर डिलीट होने से पहले पाकिस्तान इस ट्वीट का फ़ायदा उठा चुका था। इस ट्वीट के कारण आज तक भारत को इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमारे कोई भी राफेल नहीं गिरे थे। इस प्रकार प्रोपेगेंडा मशीनरी काम करती है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इसके कारण भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब आते हैं हम करंट सिचुएशन पे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक और चीज़ दिल्ली में चल रही है, वो है पोल्यूशन को लेके प्रोटेस्ट। अब क्या सिटीजन्स का अधिकार है प्रोटेस्ट करने का? बिल्कुल है। क्या पोल्यूशन के अगेंस्ट सिटीजन दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मगर उस प्रोटेस्ट की आड़ में वहां पर नक्सलाइट लीडर हिडमा के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। अब हिडमा का और पोल्यूशन रिलेटेड प्रोटेस्ट का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, फिर भी वहां पर हिडमा के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। इस पॉइंट 5 फ्रंट में अगर कोई छुपकर सबसे बड़ा रोल निभा रहा है तो वो है प्रोफेसर्स। ये जो कम्युनिस्ट या फिर लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स है, ये स्टूडेंट का ब्रेन वॉश करने में सबसे आगे है। यही स्टूडेंट्स आगे जाके या तो नक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे या फिर अगर वो किसी पोजीशन पे होंगे तो वहां पर भी ये पॉइंट 5 फ्रंट के लिए काम करेंगे। क्या ये पॉइंट 5 फ्रंट पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है? तो ऐसा नहीं है, ये फ्रैगमेंटेड होता है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एज अ सिटीजन हमें इस बात को लेकर अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये किस प्रकार भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन रहे हैं और हमें इनसे किस तरीके से डील करना है। क्योंकि आने वाले वक्त में भारत एक वॉर सिचुएशन में जा सकता है और उस वॉर सिचुएशन में जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी फ्रंट पे लड़ रही है, उस वक्त पे देश को इंटरनली स्टेबल रखने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही सिटीजन्स की भी है। तो एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? 2 चीज़ें करनी है। एक, इनके प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं बनना है। दूसरी चीज़, जब हमारी सेनाएं सीमा पर लड़ रही होगी, बाहर के दुश्मन से लड़ रही होगी, तो अंदर अगर ये कुछ प्रोटेस्ट या फिर अंदर अराजकता फैलाने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें इन्हें रोकने के लिए जो संभव प्रयास है वो करने चाहिए। सरकार तो अपने लेवल पे करेगी ही, बट एज अ सिटीजन वॉर टाइम पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम सीमा पे जाके नहीं लड़ सकते तो कम से कम देश में शांति बनाने के लिए, देश में शांति रखने के लिए हमें हमारा एक्टिव रोल निभाना चाहिए। तो इसी नोट पे हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।